आज का टॉपिक है किसी पिंड की गुरुत्वीय स्व ऊर्जा। कल हमने पढ़ा था गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ये टॉपिक जो चल रहा था वो मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स चल रहा है हमारे पास। इसके अंदर हम गुरुत्वीय विभव पढ़ रहे हैं, गुरुत्वीय तीव्रता और गुरुत्वीय विभव में हमने सबसे पहले रिलेशन पढ़ा था कि E यानी गुरुत्वीय तीव्रता का जो मान है वो विभव प्रवणता के बराबर होता है, E = del के बराबर। उसके बाद हमने गोलीय कोश के लिए गुरुत्वीय विभव का मान ज्ञात किया। फिर उसके बाद हमने ठोस गोले के लिए गुरुत्वीय विभव का मान ज्ञात किया। ठोस गोले के लिए गुरुत्वीय विभव का मान गोलीय कोश से सिर्फ केंद्र के लिए कुछ अलग प्राप्त होता है। गोलीय कोश के लिए केंद्र से लेके r त्रिज्या तक -gm/r और त्रिज्या से लेके बाह्य बिंदु तक -gm/short r, ये उस बिंदु की दूरी है केंद्र से। उसके बाद ठोस गोले के लिए हमारे पास मान होता है यहाँ पर केंद्र के लिए -3/2 gm/R। कैपिटल R इसकी त्रिज्या है। केंद्र से लेके परिधि तक -gm 3r² - r²/2r³। सतह पे होता है -gm/r और सतह से बाहर किसी बिंदु पर होगा -gm/r। r क्या है? डिस्टेंस है। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, विभव जो केंद्र पे होता है वो सतह का 3/2 होता है। इसके बाद गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का हमने मान पढ़ा था जो होता है -gm1m2/r। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे किसी पिंड की गुरुत्वीय स्व ऊर्जा। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास ये जानना जरूरी है कि स्व ऊर्जा क्या होती है। पिंड के अल्पांशों को एकत्रित करने के लिए जितनी ऊर्जा जो काम आती है ना, अगर वो सारे पिंड अलग अलग अनंत दूरी पर स्थित हैं तो उन सभी पिंड के अलग अलग अल्पांशों को किसी एक बिंदु पर अगर हम केंद्रित करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा और ऊर्जा की आवश्यकता होगी, या उन सभी अल्पांशों को एक बिंदु तक बांधे रखने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वही ऊर्जा उस पिंड की स्व ऊर्जा कहलाएगी। सबसे पहले हम इसमें एक ठोस गोले की गुरुत्वीय स्व ऊर्जा की बात कर रहे हैं। गुरुत्वीय गोले में ये m द्रव्यमान का एक गोला है बिंदु R से। इसके अंदर एक गोलीय हमने माना है कि एक जैसे कोई लेयर है r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर। कैपिटल R इसकी त्रिज्या है। फिर इसमें से एक dr दूरी पर एक और हमने गोलीय सतह यहाँ पर मानी है। पूरे गोले के पदार्थ का घनत्व अगर ρ है और इसका जो द्रव्यमान होगा आंतरिक गोलीय क्रोड का द्रव्यमान, ये अंदर वाली क्रोड का जो द्रव्यमान होगा वो 4/3πr³ होगा। यदि गोलीय क्रोड के चारों तरफ एकत्रित किसी गोलीय कोश की मोटाई dr है, इस dr मोटाई पर गोलीय कोश का द्रव्यमान अब किसका है? ये जो द्रव्यमान है वो पहले अंदर वाले इस पूरी ठोस गोले का है, 4/3πr³। अब हमने क्या किया कि इसको आप भूल जाइए, ये एक लेयर है और इसके ऊपर एक और लेयर है। ये एक गोलीय कोश है, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके लिए जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा? πr²dr ρ। ये हम पहले भी कैलकुलेशन कर चुके हैं। दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके बाद में इस अतिरिक्त द्रव्यमान के एकत्रित होने से क्रोड की स्व ऊर्जा या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वह dus होगा और उसका मान क्या होगा? क्रोड का गुरुत्वीय विभव और अतिरिक्त द्रव्यमान। अब यहाँ पर क्रोड का गुरुत्वीय विभव जो है वो है हमारे पास gm/r और अतिरिक्त द्रव्यमान है वो हमारे पास है 4πr²dr ρ। यहाँ पर क्या कंडीशन दी है कि हमारे पास एक टी ठोस गोला है, ठीक है। इस पर हमने dr लेयर की एक और dr मोटाई की एक लेयर हमने और बनानी है यहाँ पे। तो ये जो अल्पांश है छोटे छोटे, इनको इसके ऊपर इकट्ठा करने के लिए हमारे को जो ऊर्जा चाहिएगी वो ऊर्जा हमें dus मिलेगी। और उस dus का मान क्या होगा कि एक तो क्रोड का विभव इनटू अतिरिक्त द्रव्यमान जो हमें उस पर चिपकाना है वो लेयर, ठीक है। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास में ये रिजल्ट आता है। अब लिमिट हम लगाएंगे r = 0 टू कैपिटल R। कैपिटल R यानी इसी तरीके से जिस तरीके से हमने क्या माना कि जैसे ही ठोस गोला था इसके ऊपर एक लेयर हमने और इसको इकट्ठा की है,
ऐसे ही हम फिर इसके ऊपर एक और लेयर इकट्ठा करेंगे और धीरे 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 इस पूरे गोले की जो मोटाई है वो 0 से कहाँ तक पहुँचा देंगे, R तक पहुँचा देंगे। तो इस लिमिट से जब हम इस गुरुत्वीय स्व ऊर्जा को इंटीग्रल करेंगे तो हमारे पास में टोटल एनर्जी आ जाएगी। किसकी आ जाएगी? इस पूरे गोले के बनने की एनर्जी आ जाएगी। यहाँ से केंद्र से R दूरी तक इस तरह की छोटी 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 लेयर्स जब हम इकट्ठा करेंगे तो इनको इकट्ठा करने के लिए जितनी एनर्जी हमको चाहिएगी वो हमें यहाँ से इसके इंटीग्रेशन से मिल जाएगी। इंटीग्रेशन किया यहाँ पर 0 to कैपिटल R से, तो सारी चीज़ें कांस्टेंट है, सिर्फ इंटीग्रेशन किसका होगा? स्मॉल r का होगा dr के रिस्पेक्ट में। dr के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन r की पावर 4 है तो यहाँ r की पावर 5/5 0 to r। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो यहाँ स्मॉल r की जगह कैपिटल R, और नीचे का जो 5 है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 15। यहाँ पर फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि 3/5 g को हम यहाँ से बाहर निकालते हैं तो हमारे पास अंदर बचता है 16/9 पाई स्क्वायर r की पावर 6 रूट स्क्वायर अपॉन r। इसका भी हम स्क्वायर ले तो 4/3 पाई r क्यूब रो का होल स्क्वायर 1/r। अब ये चीज़ क्या हमारे पास है? m है। ठोस गोला जो हमने स्टार्टिंग में लिया था कैपिटल M, उस कैपिटल M की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान -3/5 gm²/r। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो क्या कहता है कि गोले के निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत ऊर्जा का निष्कासन होता है, और इसी सिद्धांत के आधार पर तारे या सूर्य की गुरुत्वीय स्व ऊर्जा का मान ज्ञात किया जा सकता है। यानी तारे का बनना, सूर्य का बनना, उसमें जो ऊर्जा हमें ज़रूरत पड़ेगी उस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होगा कि ऊर्जा का निष्कासन होगा। इसके बाद है मोशन अंडर, ये जो हम पढ़ रहे हैं केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति, जो चैप्टर 2 है मैकेनिक्स बीएससी बुक का, इसमें लास्ट टॉपिक है ये गाउस तथा पाउसियों का इक्वेशन। किसी बिंदु O पर एक द्रव्यमान M के कण पर विचार करें, इसके चारों ओर यदि काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करें तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जो हमारे पास आती है इसके लिए वो आती है Eg = -gm/r²। डन। अब हम एक यहाँ पर सॉलिड एंगल लेके चलते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये सॉलिड एंगल अगर हम लेके चलें तो यहाँ से जो En है, यदि क्षेत्रफल अल्पांश dA पर अभिलंब से Eg कोण थीटा बनाता है तो अल्पांश के अभिलंब की दिशा में अर्थात सदिश क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा में Eg का घटक क्या होगा? En = -gm/r² cos थीटा। अब इस अल्पांश से निर्गत जो गुरुत्वीय फ्लक्स होगा उस फ्लक्स का मान कितना होगा? उस फ्लक्स का मान होगा Eg.dA En dA cos थीटा -gm/r² dA cos थीटा। dA cos थीटा अपॉन r² क्या है? बिंदु O पर क्षेत्रफल अल्पांश द्वारा बनाया गया घन कोण d ओमेगा है, और फ्लक्स यहाँ पर फ्लक्स जो है वो -gm d ओमेगा है, ठीक है। d ओमेगा क्या है? घन कोण होता है, और इस घन कोण का मान dA cos थीटा/r² होता है। ये आपको पता होना चाहिए, और नहीं भी है तो याद कर लीजिए कि घन कोण का मान dA cos थीटा/r² है। डन। टोटल फ्लक्स की वैल्यू 0 से 4 पाई के लिए हम निकालेंगे -gm d ओमेगा के लिए यहाँ पर, तो d ओमेगा की वैल्यू 4 पाई आ जाएगी और 4 पाई gm हमारा रिजल्ट हमें मिलेगा। उसके बाद Eg सरफेस के लिए Eg.dA और वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे तो -4 पाई g रो dV, -4 पाई g इंटीग्रेशन वॉल्यूम करेंगे तो रो dV हमारे पास में रिजल्ट आएगा। इस प्रकार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल गुरुत्वीय फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा कुल द्रव्यमान तथा -4 पाई g के गुणनफल के तुल्य होता है, और ये जो ऋण चिन्ह है ये आकर्षण का है, और ये नियम गाउस का नियम कहलाता है। डाइवर्जेंस की प्रमेय से अगर पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो E.dA का जो सरफेस इंटीग्रल है वो वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर डेल लग जाएगा, ठीक है। और जो क्षेत्रफल वाला जो डिफरेंशियल है वो वॉल्यूम इंटीग्रल में
चेंज हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज होगा और डेल साइन इसके साथ में लगेगा। ईजी के साथ डेल साइन लगाएंगे अगर हम, तो हमारे पास में ईजी की वैल्यू यहाँ पर क्या रही है, -4πg इंटीग्रेशन वॉल्यूम रो dv, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब उससे हमारे पास में रिजल्ट क्या आया कि v डेल डॉट ई जी प्लस 4π रो जी रो डी वी इक्वस टू 0। इसका ट्रांसफ़र हमने इस साइड कर दिया, ठीक है, कुछ भी नहीं किया है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये लेफ्ट राइट हैंड साइड वाले को जो लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफ़र करके हम उसको सम करेंगे और इक्वस टू 0 लेके हम एक इक्वेशन यहाँ पर बना देंगे। अब इस इक्वेशन से हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कि डेल डॉट ई जी प्लस 4π जी रो इक्वस टू 0। ई जी का डेल अगर हम खोलेंगे यहाँ पर, इस डेल को खोला हमने डिफरेंशियल फॉर्म में x, y और z के, डेल ई जी बाई डेल एक्स, डेल ई जी बाई डेल वाई और डेल ई जी बाई डेल जेड इक्वस टू -4π जी रो। ये वापस हमने इसको ट्रांसफ़र किया। ये जो इक्वेशन है आपकी वो क्या कहलाती है, गाउसियन इक्वेशन कहलाती है। ई जी की फॉर्मेट में है, सिंपल डिफरेंशियल है और इधर राइट हैंड साइड में -4π जी रो हमारे पास है। अब इसके बाद में गुरुत्वीय क्षेत्र में बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव फाई है, जो कि बिंदु P पर स्थिति का जो फंक्शन है उसकी तीव्रता Eg है। पोटेंशियल फाई अगर हम लेते हैं तो पोटेंशियल और इंटेंसिटी में हमारे पास में क्या रिलेशन है, यहाँ पर पोटेंशियल को फाई लिया है, ये पोटेंशियल V है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। फाई और V एक ही फंक्शन है। ई जी इक्वस टू माइनस डेल फाई लो या फिर ई जी इक्वस टू माइनस डेल वी लो। पॉइंट यहाँ नोट कर लो कि विभव फाई और विभव वी जी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज़ है। कुल मिला के यहाँ पर पोटेंशियल का डेल हमने लिया है इंटेंसिटी के इक्वल में। यहाँ पर उसी इक्वेशन को रखेंगे तो ई जी जो है तीनों निर्देशांक में एक्स वाई जेड में हम लेंगे माइनस डेल एक्स बाई डेल फाई बाई डेल एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई और डेल फाई बाई डेल जेड वाले फॉर्मेट में अगर हम इसको रखते हैं तो यहाँ पर ई जी का फॉर्मेट चेंज होकर पोटेंशियल के फॉर्मेट में चल जाएगा और आगे की इक्वेशन सेम टू सेम रहेगी। यहाँ पर ये जब फाई में अगर इस फंक्शन को हम लिखेंगे पूरी इक्वेशन को, तो डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर 4π जी रो, ये इक्वेशन आपकी क्या कहलाती है, पाइसा इक्वेशन कहलाती है। गॉसियन इक्वेशन क्या है, इंटेंसिटी के फॉर्मेट में है, सामने की तरफ नेगेटिव साइन है, सिंगल डिफरेंशियल है। पाइसा इक्वेशन क्या है, फाई के फॉर्मेट में है, पोटेंशियल के फॉर्मेट में है, सामने की तरफ पॉजिटिव है, ये चीज़ याद रखना, और डबल इंटीग्रेशन के साइन के साथ है, ये चीज़ आप क्लियर रखना। ई जी जब पोटेंशियल में चेंज होगा तो यहाँ से जो माइनस साइन आएगा वो साइन इसके साथ चलेगा और ये बोथ ऑफ साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास पोटेंशियल के फॉर्मेट में जब डबल डिफरेंशियल आता है, पॉजिटिव साइन के साथ फाई आएगा, सिंगल डिफरेंशियल ईजी के साथ में नेगेटिव साइन आएगा। दोनों इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछी गई है कई दफ़ा। उसके बाद आपके सामने न्यूमेरिकल्स हैं, इस चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल्स हमारे हो सकते हैं हम यहाँ ट्राई करेंगे। अच्छा, इसके साथ में एक डिफरेंशियल एक चीज़ और होती है कि जब डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस और ये सब चीज़ें इक्वल्स टू 0 चली जाती है तो यही इक्वेशन क्या कहलाती है, लैप्लाशियन इक्वेशन कहलाती है। जब ये फॉर्मेट इक्वल टू 4π जी रो की जगह 0 चला जाएगा, ये फॉर्मेट इंटेंसिटी फॉर्मेट में गाउसियन, पोटेंशियल फॉर्मेट में पाइसन इक्वेशन और इक्वल्स टू 0 होते हैं, यही इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लैप्लाशियन इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल्स में देखो, सिद्ध करो कि अर्ध लघु अक्ष के दूसरी तरफ के दीर्घवृत्तीय अक्षा मार्ग में गतिशील पृथ्वी के द्वारा तय किया गया समय अर्धवर्ष से लगभग 2 दिन अधिक होता है। कितना होता है, अर्धवर्ष से लगभग 2 दिन अधिक होता है। पृथ्वी के कक्षा की उत्केंद्रता एप्सिलॉन दिया है, परिभ्रमण काल टी दिया हुआ है। क्या निकालना है, प्रूफ करनी है ये चीज़ कि जो टाइम है वो दिए हुए टाइम से कितना होगा, 2 दिन ज़्यादा होगा। सबसे पहले एरियल वेलोसिटी निकालेंगे, क्षेत्रफल बटे हुए टी, ठीक है, इससे तो पाई ए बी
अपॉन 365 हम इसका यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि इसका स्वेप्ट जो क्षेत्रफल है, ठीक है, स्वेप्ट क्षेत्रफल यानी इसने कितनी दूरी तय करी वो निकालेंगे। एसेंट्रिसिटी दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता हमको दी हुई है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद में जब हम वेरियल वेलोसिटी में वैल्यूज़ रखेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन से जो रिज़ल्ट आएगा वो अर्धवर्ष से 2 दिन ज़्यादा आएगा। ये न्यूमेरिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये वाला सेकंड। ये फर्स्ट वाला आपसे पूछा नहीं जाएगा। सेकंड देखिए आप, यदि मंगल ग्रह की सूर्य से औसत दूरी पृथ्वी की औसत दूरी की इतनी गुना है तो सूर्य के परिभ्रमण का मंगल ग्रह का आवर्तकाल निकालना है। तो दोनों की औसत दूरियां दी हुई है, A1 A2 का एवरेज दिया हुआ है हमारे पास में। केपलर का थर्ड नियम निकलेगा T1 स्क्वायर इक्वल्स टू KA1 क्यूब और T2 स्क्वायर इक्वल्स टू KA2 क्यूब। दोनों को अपोन करके जो हमारे पास रिजल्ट निकलेगा, ये मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन घुमा के दिया जाता है अलग अलग कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम में। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको 101% इसमें मिलेगा ही मिलेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक उपग्रह पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, उसकी पृथ्वी की परिक्रमा लगाने का समय ज्ञात कीजिए। पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो 6400 किलोमीटर है और जी की वैल्यू उसने दी हुई है। अब पृथ्वी का परिभ्रमण काल कितना होता है, T = 2 पाई R + H की 3/2 अपॉन R रूट जी। ये आपने 12th का चैप्टर है हमारे पास में, वो ग्रेविटेशन वाला, उसके अंदर टी की रिजल्ट्स है ये डायरेक्ट। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि फॉर्मूला कहाँ से आया तो आप उसको रेफ़र कर लेना। R की वैल्यू पुट करनी है, H की पुट करनी है और G की पुट करनी है और डायरेक्ट हमको यहाँ पर रिज़ल्ट रखना है। ये फॉर्मूला आपको वहाँ पर कुछ इस तरीके से मिलेगा, R + H का होल क्यूब अपॉन R, आप यहाँ स्क्वायर लो या फिर इससे बाहर ले लो, कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में आपको 12th की बुक में मिल जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन है, एक कण दीर्घवृत्त में उसकी नाभि की ओर केंद्रीय बल के अधीन गति कर रहा है। सिद्ध करो कि लघु अक्ष के एक सिरे पर वेग दीर्घाक्ष के दोनों सिरों पर वेग का गुणोत्तर माध्य होता है। ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये चाहे आपको सॉल्व करना आए या नहीं आए, पर इनके रिजल्ट्स आपको ज़रूर याद होने चाहिए। क्या कह रहा है ये कि लघु अक्ष के एक सिरे पर जो वेग होगा वो दीर्घाक्ष के दोनों सिरों पर वेग के गुणोत्तर माध्य यानी इसके मल्टीपल के रूट के बराबर होगा। ये रिज़ल्ट आपको इसमें ध्यान होना चाहिए कि VB जो है √VA और VC होना चाहिए। उसके बाद में पृथ्वी की सतह से किसी ग्रह की दूरी 227 दी हुई है और वहाँ से आपको इसका परिभ्रमण काल निकालना है। R की वैल्यू दिया है और एक्सेलरेशन A की वैल्यू दी हुई है। इसका आपको रिजल्ट निकालना है, ये न्यूमेरिकल आप देख लीजिएगा। उसके बाद एक 4 kg द्रव्यमान का एक पिंड किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में 40 न्यूटन का बल अनुभव कर रहा है। M दिया है, F दिया है, इंटेंसिटी हमको निकालनी है, EG की वैल्यू हमको निकालनी है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बल बटे हुए द्रव्यमान F/m से हम यहाँ पर ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको -gm/r वाले फॉर्मेट में नहीं जाना है। अगर आप उसमें भी जाएंगे तो भी रिज़ल्ट हमारे पास में यही आएगा। वैल्यूज़ आप पुट करके देख लीजिए। पर हमारे पास में यहाँ पर ये चीज़ गिवन नहीं है, स्मॉल r गिवन नहीं है, इसलिए हमें इस वाले फॉर्मूले को इस वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करके F/m वाले फॉर्मूले से हमें इसको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर किसी बिंदु की दूरी, अब यहाँ पर देखिए R दिया हुआ है, F दिया हुआ है, पोटेंशियल हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। इसमें हम ज़रूर VG निकाल सकते हैं। VG -gm/r² से आसानी से यहाँ से निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पर G दिया है, M दिया है और R² दिया है। उसके बाद ये देखिए एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर केंद्रीय बलों के संगत स्थितिज ऊर्जा के फंक्शंस F = K/r², R⁴n और KR, तीनों का हमको रिज़ल्ट किस तरीके से निकालना है कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जब हम निकालेंगे F का तो U की वैल्यू आएगी K/r, ठीक है, किससे F = K/r² से।
कुछ भी नहीं करना है, सिंपल इंटीग्रेशन करना है, लिमिट लगानी है u इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू इन्फिनिटी के लिए तो हमारे पास में यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा के फंक्शन में ना मान निकल जाएगा। दूसरा केंद्रीय बल का फंक्शन दिया है k/r की पावर n से, इंटीग्रेशन करना है इसका भी, लिमिट्स वही r इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे u इक्वल्स टू 0 और c इक्वल्स टू 0 से हम जब यहाँ लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा का फंक्शन जो है वो 1/r की पावर n-1 वाले फॉर्मेट में मिल जाएगा। f की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे kr है, इंटीग्रेशन करेंगे kr dr का, लिमिट लगाने पर हमारे पास में हाफ kr² यहाँ पर रिजल्ट हमको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए m दिया हुआ है 2 kg, ठीक है। उसके बाद में r की वैल्यू है 2r, स्थितिज ऊर्जा हमें निकालनी है यानी u की वैल्यू निकालनी है, r e की वैल्यू हमको गिवन है और g की वैल्यू हमको गिवन है। स्थितिज ऊर्जा के लिए g m/r वाला फॉर्मेट हमारे पास में काम आएगा और r की वैल्यू r e से 3re विस्थापन में स्थितिज ऊर्जा जो जिस तरीके से चेंज होगी वो हम यहाँ पर वैल्यूज़ रख के इसकी कैलकुलेशन निकाल लेंगे और इसका रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा। ये वाला टॉपिक हमारा ख़त्म है। इसके बाद हम नेक्स्ट से पढ़ेंगे द्रव्यमान केंद्र तथा ऊर्जा एवं रैखिक संवेग का संरक्षण।